आज विनीत की शादी है। घर में बहुत गहमा गहमी का माहौल था। विनीत के रिश्ते की भाभियां प्रांजलि को लेकर उससे चुहल कर रही थी। देवर जी, अब तो देवरानी जी की गुलामी करनी पड़ेगी, और जोर से हंस पड़ी। शादी की खुशियां जैसे चारों ओर बिखरी पड़ी थी। विनीत बहुत खुश था। कल के बाद उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कितनी खुशियां उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी, यही सोचकर वह बहुत खुश था। बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंच चुकी थी। द्वाराचार के बाद शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद विनीत जब नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। हर कोई दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए उत्सुक था। बच्चे तो गाड़ी से उतरते ही दुल्हन से बातें करने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। विनीत भी उतावला था। जयमाला के समय उसने दुल्हन की एक झलक देखी थी, परंतु उस समय इतनी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थी कि वह चाहकर भी उसे भरपूर नज़रों से नहीं देख सका। इसके बाद बाकी की रस्में निपटाई जाने लगीं और फिर घूंघट में ही दुल्हन की विदाई कर दी गई। रास्ते भर गाड़ी में विनीत की बड़ी बहन गाड़ी में साथ थी। इसी वजह से विनीत गाड़ी में भी अपनी दुल्हन की झलक न पा सका। रात को विनीत हसीन सपनों में खोया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था तथा परफ्यूम की मादक गंध चारों तरफ फैली हुई थी। पूरा रोमांटिक माहौल दो जवां दिलों के एक साथ धड़कने का गवाह बनने वाला था। विनीत धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर जब उसने दुल्हन के चेहरे को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पलंग पर जैसे कोई अप्सरा बैठी हुई थी। कुछ देर तक तो विनीत अपलक उसे निहारता रहा। फिर जेब से हीरे जड़े कंगन निकाले। अपनी पत्नी के लिए यह उसका प्रथम प्रेम भरा उपहार था। लेकिन यह क्या, उसने जैसे ही हाथ पकड़कर कंगन उसे पहनाने की कोशिश की, दुल्हन ने अपना हाथ खींच लिया। विनीत ने सोचा कि शायद वह शर्मा रही है, इसीलिए ऐसा कर रही है। उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, परंतु विनीत को इस बार भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। विनीत ने एक बार फिर उसके नज़दीक जाने की चेष्टा की। इस बार दुल्हन ने उसे धक्का दे दिया। अचानक लगे धक्के से वह पलंग पर दूर जा गिरा। विनीत हैरान था कि सुहागरात को एक पत्नी अपने पति से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। उसने उठकर प्रश्न किया, प्रांजलि, यह क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा पति हूँ? प्रांजलि जोरों से काँप रही थी। हाँ, आपका और मेरा विवाह हो चुका है और इस नाते हम पति पत्नी हैं, परंतु यह विवाह केवल एक समझौता है। प्लीज़ इस समय आप मुझे चुपचाप सोने दें, नहीं तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाऊंगी। या तो फूट फूट कर रो पड़ूंगी या पता नहीं क्या कर बैठूं। इतना कहकर प्रांजलि चुपचाप लेट गई। विनीत की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे और कुछ पूछे या उसके नज़दीक जाए। वह पास रखे सोफे पर जाकर करवटें बदलने लगा। अचानक यह क्या हुआ, विनीत समझ ना सका। शादी के पहले तो उसने सुना था कि प्रांजलि सर्वगुण संपन्न और काफ़ी सलीके वाली लड़की है। घर में होने वाली दुल्हन के रूप और गुण की चर्चा सुनकर विनीत फूला नहीं समा रहा था और शादी के पहले से ही शादी के हसीन सपने देखने लगा था। उसने अपने मित्र राघव से सुना था कि सुहागरात को पत्नी अपने पति का प्रेम पाने और देने को आतुर होती हैं, पर यहाँ तो सब उल्टा था। राघव की बात तो झूठ निकली ही। विनीत के सपने भी बिखर गए। प्रांजलि का प्रथम रात्रि का व्यवहार हैरानी के साथ दुख देने वाला भी था। विनीत के मन में रह रहकर सवाल उठ रहे थे, क्या मैं प्रांजलि को पसंद नहीं हूँ? क्या वह किसी और को चाहती है? क्या यह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है? परंतु आजकल तो हर माँ बाप शादी के पहले लड़की की रजामंदी ज़रूरी समझते हैं। फिर ऐसा क्यों? विनीत रात भर इन्हीं ख्यालों से जूझता रहा।
सुबह की पहली किरण फूटते ही जब विनीत जागा तो देखा कि प्रांजलि चाय का प्याला लेकर उसके सामने खड़ी है। सुबह की ओस से शीतल और लजीली शर्मीली प्रांजलि की नज़रें नीचे झुकी देखकर विनीत को लगा कि शायद रात की घटना से उसे ग्लानि हुई है, इसीलिए उससे नज़रें नहीं मिला पा रही है। लेकिन विनीत ने चाय का प्याला लेकर जब उसे अपनी बगल में बैठने का इशारा किया तो वह झट से कमरे से निकल गई। विनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सुंदर, सुशील और कोमल लड़की प्यार की जगह पत्थर क्यों बरसा रही है। दिन पर दिन बीतते रहे। प्रांजलि की रातें पलंग पर और विनीत के सोफे पर कटती रहीं। विनीत चाहकर भी प्रांजलि के हृदय को कुरेद न सका, क्योंकि उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सकेगी और रो पड़ेगी। अपनी वकालत में विनीत ने न जाने कितने अपराधियों से राज उगलवाए थे, परंतु अपनी पत्नी के दिल में छुपी बातें जानने में वह अपने को असफल पा रहा था। जबरदस्ती करके अपनी पत्नी को रुलाना यह उससे ना हो सकेगा। विनीत ऑफिस पहुंचा तो उसका मित्र राघव मिल गया। राघव को आदमी के चेहरे के भाव पढ़ने की कला में महारत हासिल थी। उसने विनीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार, कई दिनों से तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख रहा हूँ। शादी के बाद तो पुरुष प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं, परंतु तुम एकदम बेहाल दिख रहे हो। बात क्या है? भाभी से कोई अनबन हुई है अथवा किसी केस को लेकर परेशान हो? विनीत और राघव अच्छे दोस्त थे और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। यार, एक शातिर अपराधी का केस है, बस उसी के केस के सिलसिले में कुछ परेशानी है। यह कहकर विनीत ने अपनी वैवाहिक समस्या छुपा ली। बताता भी कैसे? क्या राघव से यह कहता कि उसकी पत्नी ने सुहागरात को उसे छूने भी नहीं दिया और शादी के 20 दिनों बाद भी दोनों अलग अलग सोते हैं। अगले दिन विनीत एक अपराधी के केस के सिलसिले में पूछताछ करने पहुंचा। लॉकअप में विनीत ने उस अपराधी से कहा, देखो, अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाओगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। सुनकर अपराधी एक एक कर अपने अपराध बोलने लगा। मेरे अपराध की शुरुआत तब शुरू हुई थी जब मैंने एक लड़की की इज्जत को तार तार किया था। इसके बाद मैं अपराध की दुनिया में चला आया। सरकारी ऑफिसर तरुण भाटिया की हत्या मैंने ही की थी। उसकी सुपारी मुझे ही मिली थी। हीरे के जेवरात के शोरूम पर डकैती भी मैंने ही डाली थी। करोड़ों का माल हाथ लगा था वकील साहब। वह अपने आपराधिक जीवन की परतें खोलता चला गया। विनीत ने पूछा, जिस लड़की की इज्जत को तुमने दागदार किया था वह कौन थी? वह मेरे पड़ोस की लड़की थी। माँ का आना जाना काफ़ी था उनके घर। बहुत बार माँ मुझे भी काम से उनके घर कुछ लेने देने भेज देती थी। 8 बजे शाम को जब मैं उसके घर गया तो वह एकदम अकेली थी। मेरा मांगा सामान लेने जब वो कमरे में गई, मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह भैया भैया चिल्लाती रही, परंतु मैंने उसकी एक ना सुनी। विनीत ने पूछा, क्या नाम था उसका और वह कहाँ रहती थी? केस के लिए हर बात इम्पॉर्टेंट थी। उसका नाम प्रांजलि था और वह ग्रेटर कैलाश में रहती थी। वह सरकारी इंजीनियर जयप्रकाश जी की बेटी थी। अपराधी ने कहा। विनीत के दिमाग में जोर का धमाका हुआ। प्रांजलि तो उसकी पत्नी का नाम है। क्या इसीलिए प्रांजलि? विनीत तेजी से लॉकअप रूम से निकल गया और घर की ओर गाड़ी घुमा दी। अपने कमरे में पहुंचकर विनीत ने प्रांजलि से प्रश्न किया, प्रांजलि, क्या तुम काके को जानती हो? प्रश्न सुनकर प्रांजलि सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और चिल्ला उठी, नहीं, मैं किसी काके को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन विनीत ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, नहीं प्रांजलि, आज मैं अपने और तुम्हारे बीच से काके को खत्म करके ही रहूँगा। आज तुम्हें सब बताना होगा। विनीत की बाहों का बंधन और मजबूत होता जा रहा था। कुछ देर तक तो प्रांजलि झटपटाती रही और उसके मजबूत बंधन से निकलने का प्रयास करती रही, पर धीरे धीरे हाँफती हुई शांत पड़ गई। उसने कहना शुरू किया, मैं मैली हो गई हूँ, किसी के लायक नहीं रही। मेरे रोम रोम में
उस रात का दर्द बसा है। कितना कहा था माँ पापा से शादी मत करो, पर वो नहीं माने। सोच रहे थे शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको प्यार नहीं दे सकती विनीत। बासी फूल देवता के चरणों में नहीं चढ़ाए जाते। वो हादसा मेरे जीवन को काला कर चुका है, कहकर प्रांजलि फूट फूट कर रो पड़ी। विनीत ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और बोला, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, उतनी ही पवित्र, उतनी ही निर्मल जैसे गंगा पवित्र है। मैं तुम्हारे खिलाफ किए अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। विनीत उसे सीने से लगाए ऐसे ही खड़ा रहा। अब प्रांजलि के मन का दुख विनीत के प्यार में सीने से बाहर बहने लगा। इसके बाद